बेटा वेलकम यू ऑल। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। हमने प्रीवियस लेक्चर तक अपने प्रॉब्लम नंबर 12 तक डिस्कस किया था। प्रॉब्लम नंबर 12 तक हमने सारा कंप्लीट किया उसको। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 पे जा रहे हैं। सो लेक्चर नंबर 21 है और प्रॉब्लम नंबर 13 से ऑनवर्ड हम प्रोसीड करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या बताया गया है? 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसेस 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट डीसी सप्लाई। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 और 3। इनको सीरीज में लगा दिया गया है एक सोर्स के साथ। ठीक है, तो ये कैपेसिटर्स को नाम देते हैं C1, C2, C3 और सोर्स को हम V कह देते हैं। ये सारा कुछ इस तरह से दिया गया है। C1 की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज़ 4 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड एंड C3 की वैल्यू 8 माइक्रोफैरड। ये तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं और सोर्स की वैल्यू दी गई है 250 वोल्ट्स। फाइंड क्या करना है? टोटल कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये तो मुझे लग रहा है कि पुराना ही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आ गया है। प्रॉब्लम नंबर 12 में भी एग्जैक्टली यही चीज़ हमने की थी, लेकिन 2 कैपेसिटर के लिए की थी। अब यही काम हम लोग 3 कैपेसिटर के लिए करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पार्ट 1 में हमने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सीरीज कम्बिनेशन है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या करना है? जस्ट C1, C2, C3 की वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, पहले मैं लिख देता हूँ 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास जो आ रही होगी वो 13/24 होगी। और यहाँ से जब आप C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1.84 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सीरीज़ कम्बिनेशन है, बहुत ही आसान सा काम है जी। क्या करेंगे? सीरीज़ कम्बिनेशन है तो एक ही जितना चार्ज इन तीनों के अंदर से गुजर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V कर देंगे। वी विल सिंपली गेट द रिजल्ट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मालूम है, वोल्टेज की वैल्यू 250 वोल्ट्स। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ 1.84 10⁻⁻6 इंटू 250। तो यहाँ से आपको टोटल चार्ज की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 460 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। ये आपको टोटल चार्ज की वैल्यू भी मिल गई। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है? थर्ड पार्ट भी बहुत ही सिंपल है। थर्ड पार्ट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो कोई मसला है? V इज इक्वल टू Q/C, वी ऑल नो, हमें पता है। तो क्या करेंगे? चूंकि पहले के क्रॉस निकालना है तो V1 और C1 आ जाएगा, दूसरे के क्रॉस निकालेंगे तो V2 और C2 आ जाएगा, तीसरे के क्रॉस निकालेंगे तो V3 और C3 आ जाएगा। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल बात रह गई है पीछे करने वाली। सिर्फ वैल्यू डाल दें। Q की वैल्यू आपको मालूम है, सबके लिए सेम होगी। Q की वैल्यू डालें, C1 की वैल्यू ये है, पुट कर दें। C2 की वैल्यू ये है, पुट कर दें। C3 की वैल्यू ये है, पुट कर दें। तो आपके पास वोल्टेजेस की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी 115 वोल्ट्स आएगा, यहाँ पर आपका 76.6 वोल्ट आएगा और यहाँ पर 57.7 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों वोल्टेजेस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। तो एग्जैक्टली प्रीवियस की तरह का ही प्रॉब्लम था। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। प्रॉब्लम 14 में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14, थोड़ी सी राइटिंग बेहतर कर लेते हैं। चलें, तो क्या कर रहे हैं? C1, C2, C3 हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन हैं एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 बी पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट while one plate of C3 being earthed. What is the potential difference across the plates of C2 when the 3 capacitors are connected in series? अगेन सिनेरियो कुछ इस तरह से ही दिखाई दे रहा है जिस तरह का पहला हमने पढ़ा। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 और 3। इसको कह दिया C1, इसे कह दिया C2, इसे कह दिया C3।
इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाया गया है एक सोर्स के साथ और कहा गया है कि इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 भी पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, इसकी जो एक प्लेट है इसके ऊपर 100 वोल्ट्स अप्लाई कर दिए गए हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया गया है। C3 की जो आखिरी प्लेट होगी उसको हमने नेगेटिव। ओके, प्रॉब्लम 14 में हमें तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं C1, C2 एंड C3। ठीक है, इनको हमने एक सोर्स 100 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। C1 की पॉजिटिव प्लेट को इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, जबकि C3 की आखिरी प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया, तो डेफिनेटली इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, इस तरह का सिनेरियो दिया गया है। वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन मतलब कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, इस C2 के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई मुश्किल बात पूछी गई है। कैपेसिटेंसेस की वैल्यू आपको दी गई है। C1 की वैल्यू आपको बताई हुई है 14 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू आपको बताई गई है 20 माइक्रोफैरेड एंड C3 की वैल्यू आपको बताई गई है 12 माइक्रोफैरेड। ये तीन आपके कैपेसिटर्स, उनकी कैपेसिटेंसेस गिवन हैं। अपने दरमियान वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आंखें बंद करके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके। अब चूँकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये काम कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। C इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। तो C इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 4.88 10⁻⁻6 फैरेड। आपको ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। हमने ये क्यों फाइंड किया, ताकि हम इसके अंदर से गुजरने वाला चार्ज फाइंड कर सकें। क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर एक ही जितना चार्ज गुजर रहा होता है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V करके चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगेन C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मालूम है, अभी हमने फाइंड की थी, और V की वैल्यू ये लिखी हुई है 100 वोल्ट्स, जो कि हमें बताया गया था कि सोर्स इतने वोल्टेज का लगा हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो हमें जो Q की वैल्यू मिलती है दैट इज़ 488 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। इतना चार्ज इस पूरे सर्किट के अंदर से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ये चार्ज इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा। हमारे काम की चीज़ दरमियान में लगी हुई है। हमने V2 फाइंड करना है, तो V2 निकालने के लिए क्या फार्मूला है, Q/C2। तो क्या हमें Q की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू अभी फाइंड की हमने। C2 की वैल्यू हमें बताई हुई है, बिल्कुल बताई हुई है, ये 20 माइक्रो। ठीक है, 20 माइक्रोफैरेड हमें वैल्यू दी गई है। मैं माइक्रो यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो 20 माइक्रो, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें तो आपको V2 का जो रिज़ल्ट मिलता है वो V2 का रिज़ल्ट है 24.4 माइक्रो वोल्ट्स। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर एक चीज़ जो देखने की है वो ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा था 488 माइक्रो आ रहा था एंड C2 भी माइक्रो में गिवन था। ठीक है, C2 की वैल्यू भी 20 माइक्रो गिवन थी। अगर ये दोनों माइक्रो में हैं तो ये माइक्रो नहीं आएगा, माइक्रो माइक्रो से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आप माइक्रो को उड़ा देते हैं, ये वाला माइक्रो आप गायब कर देते हैं, यानी कहते हैं कि ये 20 फैरेड है, तो इन दैट केस आपके पास आंसर जो है माइक्रो के साथ आएगा। बुक के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम भी मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया कि 24.4 माइक्रो वोल्ट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाज़ जगह पर ये 24.4 माइक्रो वोल्ट दिया हुआ है। माइक्रो कब आएगा, जब हमारे पास इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। ओके, थैंक यू। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, तो इसको समझते हैं। हमारे पास तीन कैपेसिटर्स गिवन हैं जो कि सीरीज़ एंड पैरेलल की फॉर्म में लगे हुए हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, जो C1 है इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड है, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, जबकि C3 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड है।
ठीक है, इन तीन कैपेसिटर्स को हमने एक सोर्स के साथ लगा दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इस सोर्स की वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट्स। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इसके अक्रॉस हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके अंदर से कितना चार्ज गुजरेगा। तो पहले थोड़ा सा सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। चलें, ये लिख लिया। तो ये दोनों लगे हुए हैं C2 एंड C3 लगे हुए हैं पैरेलल में। अगर मैं इन दोनों को किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो मैं निकालता हूँ, उसको मैं कहता हूँ C4। ये C4 बेसिकली क्या है? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 और C2 की। चूँकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसको हम लिख सकते हैं C2 + C3। तो आपके पास ये आ गई इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो कि मेरे पास आ रही है 7, 5 और 2 7, 7 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये जो 7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर सर्किट में किस तरह से आएगा? ये सर्किट में इस तरह से आएगा। नाउ योर सर्किट हैज़ बीन मॉडिफाइड। ये आ गया C1 और ये आ गया C4। ठीक है, इन दोनों को हमने एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। अब ये सर्किट बन गया है सिंपल सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह निकाली जाती है? 1/C इक्विवेलेंट करके, तो ये आ जाएगा 1/C1 + 1/C4। तो यहाँ से आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 2.1 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास सर्किट अब क्या रह गया? सर्किट अब सिर्फ ये रह गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस वन। ठीक है, ये आपकी लगी हुई है C इक्विवेलेंट। तो सर्किट अब इतना सा रह गया। इस सर्किट के अंदर हम लोग अब टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितना चार्ज इसके अंदर से गुजरेगा। Q = C इक्विवेलेंट × V करके, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं अभी तक। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2.1 माइक्रोफैरड। वो यहाँ पर पुट कर दें, और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देता हूँ 2.1 10⁻⁻6। इसको V से मल्टीप्लाई करना है, V की वैल्यू 6। ठीक है, इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है 12.6 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इस सर्किट के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बैक पे देखता हूँ तो ये इतना ही चार्ज बेसिकली इन दोनों के अंदर से गुजर रहा है, और इतना ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, C1 के अंदर से इतना चार्ज गुजरेगा, 12.6 माइक्रो कूलम चार्ज गुजरेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर अब दो रास्ते हैं, तो कुछ यहाँ चला जाएगा और कुछ यहाँ चला जाएगा। तो प्रॉब्लम लाइज ओवर हेयर। अब यहाँ पर हमने चूँकि यहाँ पर चार्ज मालूम करना था कि जब चार्ज टूट गया, इधर भी गया इधर भी गया, तो ये बताएं कि यहाँ पर कितना चार्ज आया है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। और ये हमने अभी चार्ज फाइंड किया कि कितना चार्ज टोटल इस सर्किट के अंदर से गुजर रहा है, दैट इज C इक्विवेलेंट × V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड की थी, वोल्टेज की वैल्यू मालूम थी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ गया दैट इज़ 12.6 माइक्रो कूलम। ये चार्ज इस सर्किट के अंदर से गुजर रहा है, यानी कि ये चार्ज इस सर्किट के अंदर से भी गुजर रहा है। यहाँ पर तो हमें सीरीज सर्किट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर तो चार्ज सीधा सीधा इसके अंदर से गुजरेगा। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके चार्ज ने टूट जाना है। C1 के अंदर से इतना ही चार्ज गुजरेगा, लेकिन जब C1 से आगे चले जाएंगे पॉइंट A पर जाके अब दो रास्ते हैं, तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहाँ से गुजरेगा और कुछ नीचे से गुजर जाएगा। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम उस चार्ज में इंटरेस्टेड हैं जो कि यहाँ से गुजरा, इस C3 के अंदर से गुजरा। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पोटेंशियल मालूम होनी चाहिए कि जहाँ पर ये सर्किट दो पार्ट्स में टूट गया है वहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दो पॉइंट्स पर, पॉइंट A एंड पॉइंट B पर, इसके अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करूँगा। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए क्या तरीका लगाया जा सकता है? Q = CV ही चलता आ रहा है अभी तक हमारे पास, तो वही फार्मूला हम दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं। V = Q/C करके। ठीक है, अब यहाँ पे C कौन सा आएगा? तो प्रॉब्लम इज यहाँ पर हमने C कौन सा लिखना है। यहाँ पर हम C लिखेंगे C4, क्योंकि हम
इसके क्रॉस या फिर इन पॉइंट्स पर वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। तो C4 मैंने कहाँ पर लगाया था, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लगाया था ना, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में C4 लगाया था, तो ये C4 में यूज़ करूँगा तो मुझे वोल्टेज मिल जाएंगे कि यहाँ पर इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस वोल्टेज का नाम चेंज कर लेते हैं, इसको V डैश कह देते हैं। V डैश वो वोल्टेज है जो कि यहाँ पर आ रहा है या फिर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको बल्कि रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये वोल्टेज V डैश और ये वोल्टेज V डैश जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आ रहा है। तो V डैश हम फाइंड करने लगे हैं। V डैश के लिए क्या करेंगे, Q बाय C4। तो Q की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, या Q की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 12.6 माइक्रो, और C4 की वैल्यू कितनी थी, 7 माइक्रो। तो यहाँ से V डैश की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ 1.8 वोल्ट्स, यानी कि ये V डैश की जो वैल्यू है यहाँ पर 1.8 वोल्ट्स आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पॉइंट A और B के दरमियान में 1.8 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वोल्टेज पता लग गए, अब मैं इसके अंदर से गुजरने वाले चार्ज की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, यानी कि अब मैं Q3 की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे CV। कैपेसिटेंस कौन सी इस्तेमाल करनी है, C3 वाली, क्योंकि इसके क्रॉस हम चार्ज मालूम करना चाह रहे हैं। और वोल्टेज कौन से इस्तेमाल होंगे, जो कि इसके टर्मिनल्स पे आ रहे हैं, यानी कि V डैश, तो ये V डैश आ गया। यहाँ पर आप C3 की और V डैश की वैल्यू पुट करें। C3 दिया हुआ है 5 माइक्रो, जबकि V डैश हमने निकाला 1.8 वोल्ट। तो यहाँ से Q3 के जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज 9 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई जो कि हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 16 हमने स्किप किया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। 17 कदरे सिंपल है, तो पहले 17 को डिस्कस कर लेते हैं। 17 नंबर न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हम C1 कहते हैं, वो 60 माइक्रो फैरेड का है। उसको हमने चार्ज किया कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, उसको हमने 120 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर चार्ज कर दिया है, ठीक है। चार्ज करने के बाद क्या किया, चार्ज करने के बाद हमने इसको एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगा दिया। उस कैपेसिटर की वैल्यू थी 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो दूसरे कैपेसिटर के साथ इसको, एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने इसको पैरेलल में लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इनिशियली जब आप इसको चार्ज कर देंगे तो इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पहले फाइंड कर लेता हूँ। Q इज इक्वल टू C1V करके, तो 60 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 120, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो Q की वैल्यू आती है 720 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इनिशियली आपने इस कैपेसिटर के अंदर, इस वाले कैपेसिटर के अंदर डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगाने लगे हैं कुछ इस तरह से, और ये आपका सोर्स लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सोर्स को बेसिकली रिमूव कर दिया, सोर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया और दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए। अब चूंकि दोनों की कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हैं और ये वाला कैपेसिटर जो हमने लगाया ये इनिशियली अनचार्ज था, तो क्या होगा, C1 से कुछ चार्ज निकलेगा, इसकी पॉजिटिव प्लेट से कुछ चार्ज निकलेगा और वो इसकी तरफ ट्रैवल करेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल में आने की वजह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। उस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इधर आने वाला पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यानी कि अब जो पोटेंशियल की वैल्यू जो 120 वोल्ट जिस पे हमने इसको चार्ज किया था इस कैपेसिटर को, वो अब 120 नहीं रहेगी बल्कि वो चेंज हो जाएगी। तो हमने यही फाइंड करना है कि वो चेंज्ड वैल्यू कितनी है। वो फाइंड करने के लिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करेंगे। C1 की वैल्यू 60 माइक्रो है और C2 की वैल्यू 4 माइक्रो है, तो ये बन जाएगा 64 माइक्रो या फिर 64 10 की पावर -6 फैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आई इन दोनों की, ठीक है।
तो होगा क्या, बल्कि 6 था 60 था, आई थिंक इट्स 6, ये 6 है, ये सारा 6 है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आ गया 10 माइक्रोफैरड। ये थोड़ी सी मिस्टेक शुरू से चलती आ रही थी डाटा के अंदर, जो मैं साथ साथ लिखता गया, तो ये हमारे पास 10 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। तो ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है। इसकी वजह से अब क्या होगा, इधर आने वाले वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वो वोल्टेज क्या होगा, इट विल बी, वो वोल्टेज को वी डैश कहते हैं। तो वी डैश की वैल्यू किस तरह आ जाएगी, Q/C इक्विवेलेंट करके आ जाएगी। यानी कि वो चार्ज जो टोटल इसको दिया जा रहा था दैट वाज 720 माइक्रो, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 10 × 10 की पावर -6 है। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपको जो नई वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 72 वोल्ट्स। ये देखें हमारे पास वोल्टेज जो पहले 120 वोल्ट थे वो अब चेंज हो गए, सिर्फ 72 वोल्ट्स रह गए हैं। सिर्फ किस वजह से, एक अनचार्ज कैपेसिटर पैरेलल में लगाने की वजह से हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज की वैल्यू जो उसके टर्मिनल्स पे आ रहा था उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। और वो चेंज वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। तो इससे अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।